नमस्कार दोस्तों, कैमियन प्लस में आपका स्वागत है। आज के क्वेश्चंस की डोज इस तरीके से रही। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हाट डज फ्लोरा एंड फौना मीन्स? फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट लाइफ whereas fauna refers to the animal life. What does heterotrophs refers? Animals and plants which derive food from outside sources are called heterotrophs. Friends, सिर्फ एनिमल्स ही हेटरोट्रॉफ्स नहीं होते, प्लांट्स भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हमें पता है कि प्लांट्स जो है अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और जो दूसरे प्लांट्स से अपना फूड ऑक्यूपाई करते हैं और उनसे ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे एक प्लांट का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। पिचर प्लांट है ना, पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। तो ये प्लांट ऐसी प्लेसेस पर ग्रो होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, जहाँ सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किस तरह की सॉइल में ग्रो होते हैं। तो जहाँ पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो ये प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट्स को किसी न किसी तरीके से खाते हैं और अपनी डेफिशिएंसी को पूरी करते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं और उनसे ही अपना सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट। और एनिमल्स तो हेटरोट्रॉफ्स होते ही हैं, क्योंकि ये तो अपना खाना खुद बना नहीं सकते, तो ये दे आर डिपेंड ऑन दी प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन समर व्हाई द वाटर कैप्ड इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल? तो कभी सोचा फ्रेंड्स आपने कि जो अर्थन पॉट में पानी होता है वो ठंडा क्यों रहता है? 4-5 घंटे के बाद हम देखते हैं कि उसमें पानी बहुत ठंडा हो जाता है। तो होता तो ये इवेपोरेशन की वजह से है, लेकिन इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको बताती हूँ। जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं अर्थन पॉट के अंदर वो नॉर्मल वाटर हम अर्थन पॉट में डालते हैं तो उनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, उस पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अर्थन पॉट में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे पोर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ पोर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। इन्हीं पोर्स से ये पानी के पार्टिकल बाहर आते हैं। अब ये बाहर आते हैं तो ये इवेपोरेट होना चाहते हैं, सॉलिड लिक्विड बनना चाहते हैं, लिक्विड गैसेस बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड के पार्टिकल भी क्या बनना चाहते हैं, गैस बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम उड़ जाएं, हम इवेपोरेट हो जाएं, हम गैस बन जाएं। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जो नॉर्मल वाटर जो अंदर है उसके अंदर पानी के पार्टिकल्स की जो हीट है ना, वहाँ से ये पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं और एक एनर्जी अटेन करके उस पोर से निकल के बाहर आ जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। तो फिर उस पोर पे नेक्स्ट पार्टिकल आ जाता है, वो क्या करता है, वो भी गैस बनना चाहता है, वो फिर पीछे के पार्टिकल से हीट लेता है और एनर्जी को लेके निकल जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस तो कॉन्टिन्यूस चल रही है। तो जो ये पार्टिकल्स हैं ये बार बार हीट ले रहे हैं अंदर के पार्टिकल से, अर्थन पॉट के अंदर के पार्टिकल से, और क्या हो जाते हैं, अंदर ये ठंडा कर देते हैं, क्योंकि वहाँ की हीट को लेके तो उड़ जा रहे हैं, ये गैस बन जा रहे हैं। तो अंदर के पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठंडे हो जा रहे हैं, इसीलिए पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफी ऑफ सन? सन का फोटोग्राफ लेना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो है स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, बाय विच मेथड एन एटम कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? अब देखिए, कोई भी एटम है वो अपना ऑक्टेट मीन्स होता है फ्रेंड्स कि वो अपने बाहर के जो शेल होता है ना, आउटरमोस्ट शेल,
उसको वो कैसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, जैसे ये कोई एटम है ना, और इसके ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, बीच में तो क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है ना, और ऐसे ही लास्ट वाला थर्ड शेल हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये कैसे अपने शेल्स को कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए इसकी जो लास्ट शेल होता है, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और कुछ गेन करते हैं। क्या करने के लिए, अपना ये आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब ये आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट क्यों करना चाहते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये कभी इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं तो कभी लेते हैं, और या फिर ये दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना। जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो ये इससे बोलेगा मुझे ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, इससे बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये बोलते हैं चल कोई बात नहीं, शेयर कर लेते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, इस तरीके से शेयरिंग कर देते हैं, है ना। तो इनका काम ऐसे भी चल जाता है। ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, जब इसको ज़रूरत है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला छुपाइए, है ना। तो ये इसके ये 8 काउंट होंगे, ये अंदर जो ये वाला है ये भी इसमें काउंट हो जाएगा नेक्स्ट वाले के, है ना। तो इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन दे कंप्लीट देयर octet, right? Next question number 6. Which instrument is used to measure global radiations? अब global radiation क्या होता है, देखिए अर्थ के जो टेम्परेचर है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या ऐसी चीज़ हो रही है कि किस चीज़ से वो मेज़र कर रहे हैं, उस हीट को पायरोमीटर से मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो पायरोमीटर क्या करता है, ग्लोबल रेडिएशन को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन एच एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल है 1H1। जो 1 है ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है 1H1, राइट। तो जो ये 1 है ये हमको बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं किसी एटम में। लेकिन न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में 1 तो इलेक्ट्रॉन है, 1 तो इलेक्ट्रॉन है और 1 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, इसका मतलब न्यूट्रॉन नहीं है। कैसे पता चला, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो एटॉमिक मास है, ये जो एटॉमिक मास है, इससे एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दीजिए। तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हम पहचान सकते हैं किस में है और किस में नहीं है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द करेक्ट साइंटिफिक नेम फॉर द वेदर साइंस। किस वेदर साइंस, मेटीरियोलॉजी, मेटीरोलॉजी। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर ही वेदर साइंस की स्टडी करते हैं, आज कैसा वेदर रहेगा, कल कैसा रहेगा, आने वाले टाइम पर कैसा रहेगा। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है, मेटीरियोलॉजी, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विद विच रेयर with which rare chemical element can be associated with Marie and Pierre Curie। तो यह है रेडियम। रेडियम एक रेयर केमिकल एलिमेंट है ना, बहुत कम मिलता है, बट ये मैरी और पेरी क्यूरी क्या बताते हैं, ये रेडियम के बारे में, हमें इनके नाम से हमको किसके बारे में पता चलता है, रेडियम के बारे में, ठीक है। हु डिस्कवर्ड नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस, सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी लाफिंग गैस की इन्होंने डिस्कवरी की थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लिया कीजिए, इनको लर्न कर लिया कीजिए, और मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आपको ये क्वेश्चंस
रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए तो आप कैमियन प्लस में चाहिए टेलीग्राम में, और वहाँ पे आपको एज इट इज़ ये लिखे हुए मिल जाएंगे। 2 मिनट्स में इनको रिवाइज़ कीजिए और आज की क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे। तो ऐसे मैं डेली के डेली उसमें डालती रहती हूँ। आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं, आप उसमें से एज इट इज़ रीड कर सकते हैं डेली का डेली, और रिवाइज़ भी कर सकते हैं। एक दिन बैठ के सारे क्वेश्चंस को आप एक दिन बैठ के रिवाइज़ कर सकते हैं। वन वर्ड आंसर्स हैं फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं। तो एक दिन में आप 15 से 20 ये PDF को एक साथ रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part of a single-celled animal regulates its water content? यह है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। Which part of a single-celled animal regulates its water content? मतलब कि वाटर कम ज़्यादा कौन डिसाइड करता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक्चुअली वैक्यूल के बारे में तो आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल जो होता है फ्रेंड्स, उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं, ये याद कर लीजिए, लार्ज होते हैं एंड कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और स्मॉल इन नंबर और कम होते हैं। जब बड़े होंगे तो जगह कम लेंगे, ज़्यादा जगह लेंगे, बड़े होंगे तो कम आ पाएंगे वहाँ पे सेल के अंदर, ठीक है। इसका रिवर्स कर दीजिए, एनिमल में सेल में क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। तो प्लांट सेल में इनकी बहुत वैल्यू होती है। प्लांट सेल में ये क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं फ्रेंड्स कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना प्लांट सेल के बीच में, उसको भी शिफ्ट कर देते हैं साइड में, और पूरा 70 to 80% ऑक्यूपाई कर लेते हैं सेल का पार्ट। और ये क्या करते हैं, वाटर कंटेंट, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली स्टोर रहती हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टिश्यू इज द नीदर हार्ड नॉर इलास्टिक? अब देखिए ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये एक ब्लड है, ये ना तो इलास्टिक है, इलास्टिक होता है जो कि जिसको आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं? इलास्टिक रबर बैंड होता है ना, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये ब्लड एक लिक्विड होता है ना, तो इसको ना तो आप स्ट्रेच कर सकते हो और ना ही ये हार्ड होता है। तो ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, तो वो है ब्लड ओनली, ये ब्लड टिश्यू है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आप इनको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।